हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का। आई होप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा। सभी लोग काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट करके आए होंगे। तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी थी। देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस इस बार आए हैं। अगर ज्योग्राफी पेपर के बारे में बात करें तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें यूपीएससी ने हर तरह की कैटेगरी को डाला है। फॉर एग्जांपल कंसेप्चुअल क्लैरिटी को भी चेक किया है, आपकी फैक्चुअल नॉलेज को भी चेक किया है, साथ साथ करंट अफेयर्स में कितना ज़्यादा आपको पता है उसके बारे में भी यूपीएससी ने चेक किया। तो इट वाज अ मिक्स बैग आउट ऑफ ऑल द थिंग्स। तो यूपीएससी ने हर तरह के क्वेश्चन इसमें डाले हैं और कुछ क्वेश्चंस को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है सेट ए में कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। अब देखिए, वेस्ट अफ्रीका की बात कर रहा है और पूछ रहा है कौन सा ऐसा लेक है इसमें से जो ड्राई और हो चुका है और डेजर्ट में बदल चुका है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा मैप को ध्यान करें तो विक्टोरिया और वोल्टा लेक को तो आप वैसे ही आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लेक्स तो अभी भी क्या है, नॉर्मल हैं। और अगर आप गूगल मैप पे भी चेक करेंगे तो दोनों लेक्स अलाइव हैं और इनमें अच्छा खासा वाटर है, राइट। काफ़ी मतलब विक्टोरिया तो काफ़ी बड़ी लेक है। लेक फैग्युबिन और लेक ओग्यूटा, अगर इन दोनों में बात करें तो देखिए, लेक फैग्युबिन जो है ना वो काफ़ी समय से, और अगर आप देखें आज तो उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। देखिए, ये नासा की इमेज है, सैटेलाइट से ली गई है। ये इमेज और ये इमेज में चेंजेस देखिए आपकी, एक्सट्रीमली ड्राई जिसे बोलते हैं डिजर्ट में बदल चुका है। अगर इस लोकेशन की बात करें इसकी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये माली में पड़ता है और नाइजर रिवर वॉज द सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक, लेक फैग्युबाइन की। नाइजर रिवर आप देख सकते हैं इसके सदर्न एज पे फ्लो करती थी और ये जो है ये नदर्न एज पे है, ये जो पर्टिकुलर लेक है नाइजर रिवर के, और नाइजर रिवर यूज टू बी द सोर्स। और साहेल रीजन है इसके ऊपर, अगर आप देख सकते हैं तो दिस इज द साहेल रीजन, सहारा रीजन। उस सहारा रीजन में 1970s में ड्रॉट आता है। जब ड्रॉट आया उस रीजन में तो उसकी वजह से यहाँ पे सूखा पड़ जाता है। और क्योंकि नाइजर रिवर ही सोर्स था, अगर ये रिवर फ्लो कर रही थी और यहाँ कहीं लेक था तो ये चैनल्स थे जो कि रिवर का वाटर सप्लाई करते थे। अब हुआ क्या, बिकॉज ऑफ ड्रॉट ये जो पूरे चैनल्स हैं सैंड ड्यून से भर गए। जब ये सैंड ड्यून से भर गए तो जो लेक था उसकी वाटर सप्लाई कट ऑफ हो गई। जब वाटर सप्लाई कट ऑफ हो गई तो फाइनली वो रिप्लेनिश नहीं हो पाया और आज तक अगर आप देखें लेक फैग्युबाइन हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट। ये कंप्लीटली सूख चुका है। कभी इतिहास में ये मतलब हिस्टोरिकली लिंक हुआ करता था किसी फर्टाइल रीजन से जिसका नाम था टिम्बुक्टू। टिम्बुक्टू से मतलब टिम्बुक्टू भी बोल सकते थे उसको, टिम्बुक्टू, इससे लिंक किया करते थे इसको। लेकिन बिकॉज ऑफ द ड्रॉट इसमें जो चैनल्स थे वो फिलअप हो गए और फिर उसके बाद ये रिप्लेनिश नहीं हो पाया। तो इसमें जो राइट आंसर हम सही मानेंगे फिलहाल के हिसाब से दैट इज़ लेक फैग्युबिन, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर देखें तो देखिए, गैंडी कोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अब की बार रिवर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के रिवर्स के अंदर कुछ जो उनकी खास बात है, जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किया था तेजस प्रोग्राम में और हमारा जो प्रारंभ प्रोग्राम है उसमें हमेशा से हमने बात स्ट्रेस करी है कि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा रिवर्स से, बट उसके अंदर की जो कुछ खास चीज़ें हैं वो पूछ लेगा। देखिए, गंडी कोटा कैनियन की अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कैनियन क्या होते हैं। जब भी रिवर्स फ्लो करती हैं तो एक डीप गॉर्जेस बनते हैं। अगर ये एक प्रॉपर एक ब्लॉकेज था रिवर के सामने तो रिवर इस ब्लॉकेज को तोड़ करके, ये ब्लॉकेज बाद में ऐसा नज़र आएगा आपको, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही होगी। तो जैसे ग्रैंड कैनियन है यूएस में, ठीक, तो ये कैनियन डेवलप हो जाते हैं। और गंडी कोटा कैनियन जो है वो पेन्नार रिवर में, जैसे पेन्नार रिवर भी बोलते हैं। और इस कैनियन को अगर हम देखें कुछ इस तरह से देखिए दिखता है, और ये पेन्नार रिवर फ्लो कर रही है, इस रिवर के ऊपर एक कैनियन आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए देखें तो काकतीय डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। काकतीय डायनेस्टी रूल क्या करती थी अराउंड 1200 से लेकर के 1300 तक। और यहाँ पे जो काकतीय के राजा थे उन्होंने गंडी कोटा एक फोर्ट डेवलप किया था, जो कि ये जो कैनियन है ये इसके फुट हिल्स पे रिवर फ्लो करती है यहाँ पे, और यहाँ पे फोर्ट हुआ करता था। तो उसी से उसका नाम पड़ गया गंडी कोटा कैनियन। तो कावेरी नहीं है आंसर, तुंगभद्रा भी नहीं है। राइट आंसर क्या है, पेनार। तो पेनार पे गंडी कोटा कैनियन है, राइट। तो ये इमेज हम देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है ओनली आईएएस के प्रोग्राम के बारे में, जिसका नाम है IDMP, जो कि कॉम्बिनेशन है दो प्रोग्राम्स का, प्रीलिम्स और मेंस। इसमें इंटीग्रेटेड डेली MCQs और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को कंबाइन किया गया है यूपीएससी 2023 के लिए। अगर प्रीलिम्स के कंपोनेंट्स की बात करें तो डेली 10 MCQs की प्रैक्टिस इसमें कराई जाएगी और 100 MCQs के टेस्ट होंगे एवरी सैटरडे। और लगभग जो करंट अफेयर्स हैं उनकी 1.5 घंटे की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसमें कि आपको 1000 करंट अफेयर के MCQs भी मिलेंगे। और
एक सीसेट का टेस्ट होगा हर महीने, और जो भी आपके सीसेट को कैसे अप्रोच करते हैं, जिसको भी डर है, फियर है, उनके लिए वीडियोस दी जाएंगी सीसेट को टैकल करने के लिए। और बेस डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी के जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी वीडियोस आपको मिलेंगी। एनसीईआरटी के ही बेसिस पे टेस्ट भी आपके होंगे। और जिन लोगों को वीडियो लेक्चर्स में प्रॉब्लम रहेगी, जिनके डाउट्स क्रिएट होंगे, जाहिर सी बात है जब आप वीडियो लेक्चर्स पढ़ेंगे, टीचर सामने नहीं होगा तो डाउट्स तो होंगे। तो मेंटोरशिप प्रोग्राम भी रखा गया है जिसमें हर महीने 2 जूम सेशंस कम से कम लिए जाएंगे, और ज़रूरी रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी लिए जाएं अगर आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होती, ताकि आपको जो भी मेंटोर्स रहेंगे गिवन सब्जेक्ट के वो गाइड कर पाएंगे आपकी प्रिपरेशन के दौरान। और कैसे आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप किया जाए आपके मार्क्स को देखते हुए, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी सेशंस भी रखे जाएंगे और वीडियोस भी आपको दी जाएंगी स्ट्रेटजी टैकल करने की प्रीलिम्स को, जिसमें कि बताया जाएगा प्रीलिम्स में आपकी मॉक्स में, आपके ओवरऑल टेस्ट में मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ करें। तो ये लगभग 8 मंथ्स का प्रोग्राम बनेगा, कॉम्प्रिहेंसिव, जो कवर करेगा कंप्लीटली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर एस्पिरेंट्स दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर 2023 प्रीलिम्स। मेंस में देखेंगे तो देखिए हर रोज़ एक मेंस का क्वेश्चन, जो भी टॉपिक चल रहा होगा वो करंट अफेयर से लिंक करके उसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और हर सैटरडे के लिए आपको 5 मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, और फिर वो चेक भी कराए जाएंगे, और उसमें जो भी फीडबैक होगा वो आपको दिया जाएगा, और उसी फीडबैक के बेसिस पे मेंटोर्स आपसे डिस्कस भी करेंगे। और इसमें 6 ऐसे टेस्ट लिए जाएंगे जो कि इवैल्यूएट करेंगे, और फिर से फीडबैक दिया जाएगा, फिर से जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व किया जाएगा। आपको मेंस के टॉपिक्स के लिए वीकली बुकलेट्स दी जाएंगी, और कैसे मेंस को अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको पकड़ के रखना है और जिसके अराउंड मेंस का आंसर रिवॉल्व करेगा। और इसमें भी जो भी स्ट्रेटजी है मेंस की और जो भी उसके रिगार्डिंग वीडियोस होंगी आपको दी जाएंगी। तो देखिए दोनों प्रोग्राम्स का जो कंबाइंड प्राइस है यहाँ पे दैट इज़ 9999 और 9,999 रुपये। किसी को भी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप dpp.onlyis.in पे जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, फिर info@onlyis.com पे जाके। और ये प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है, और नीचे फ़ोन नंबर भी है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है ज्योग्राफी पे ही, तो अब की बार देखिए हिमालयन रीजन के अंदर थोड़ा सा इन डेप्थ पूछ लिया उन्होंने, और काफ़ी आसान क्वेश्चन इसको बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे पीक्स दे दिए, ठीक है, नमचा बरवा, नंदा देवी और नौकरेक रीजन, और बता दिया कौन से हिमालयाज़ में। देखिए अगर आप ध्यान करें नमचा बरवा, अगर हम देखें यहाँ पे पोजीशन, तो देखिए ये क्लासिफिकेशन है हिमालयाज़ का, दिस इज़ द वेस्टर्न मोस्ट एरिया एंड दिस इज़ द ईस्टर्न मोस्ट। और यहाँ पे हमको पता है कि नंगा पर्वत एक कॉर्नर पे है, नमचा बरवा ईस्टर्न कॉर्नर पे, यहीं से ब्रह्मपुत्र एक सिंटेक्सिकल बेंड लेती है और बेंड होकर करके फिर आगे बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें कंप्लीटली, तो दिस इज़ द पोर्शन वेयर नमचा बरवा लाइज, तो आप इसको बोल सकते हैं इट इज़ ईस्टर्न हिमालयाज। जबकि जो ये वाला रीजन है दिस इज़ द कुमाऊं हिमालयाज, और इसके अंदर ही सब रीजन कौन सा है, गढ़वाल हिमालयाज का। तो पहला तो बिल्कुल ही मतलब गलत हो गया, नमचा बरवा तो यहाँ पे नहीं है। सेकेंडली क्या दिया है, सेकेंड ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, यानी इसको तो हम गलत कर देते हैं फर्स्ट, अगर फर्स्ट गलत है तो ए एंड सी कैन नॉट बी द आंसर। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय। अब देखिए अगर आप यहाँ पे गौर से देखें ना, तो यहाँ पे ये जो मेघालय रीजन है यहाँ पे पड़ता है, गारो, खैसी, जयंतिया रीजन्स, यहाँ पे नोकरेक पड़ता है। अगर नोकरेक है और ये है सिक्किम हिमालय का रीजन, दिस इज़ द सिक्किम हिमालय रीजन। उसके बाद भूटान हिमालयाज आ जाएगा, दार्जिलिंग हिमालयाज है साथ में उसके। तो भूटान हिमालयाज के पास जाकर के यहाँ पे कहीं आपका ये रीजन आता है, दिस रीजन इज़ अवर नोकरेक एरिया। तो कहीं से भी सिक्किम हिमालय से लिंक तो नहीं है ये, जबकि ये कहीं यहाँ पे कहीं नंदा देवी रीजन है। नंदा देवी जो पीक है वो ये वाला रीजन नेपाल हिमालयाज का जाएगा, और ये वाला रीजन कुमाऊं हिमालयाज का जाएगा। तो बेसिकली गढ़वाल और कुमाऊं हिमालयाज के आसपास या बीच में यहाँ पे नंदा देवी रीजन है, जो ओवरऑल कुमाऊं हिमालयाज में लाई करता है। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये कुमाऊं हिमालय पूरा, मतलब ये मैं दिखा रहा हूँ, रेंज है सिर्फ इतना सा, ठीक है, इस रेंज में आता है। तो कुमाऊं हिमालय यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और यहीं पे कहीं नंदा देवी पीक मिलेगा आपको। तो इसका मतलब अगर हम ऑप्शन पे जाके देखें तो देखिए यहाँ पे नोकरेक सिक्किम हिमालय में नहीं है, लेकिन नंदा देवी वाला श्योर हम हैं कि बिल्कुल ठीक है। नंदा देवी गॉडेस जो थी उनको बोला जाता था कि गॉडेस ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल, और इनका जो कुमाऊं रीजन है वहाँ पे जो ओवरऑल मंदिर भी है नंदा देवी के। तो देखिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही माना जा सकता है। पूछा तो फॉलोइंग गिवन पेयर्स आर करेक्टली मैच, तो सेकंड इज़ द राइट आंसर इसका, अभी तक देख सकते हैं उसके हिसाब से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 26, द टर्म लेवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज़ रफली कॉरेस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो आई थिंक सभी लोगों ने देखते ही कर दिया होगा। ISIS का नाम सभी ने सुना होगा, उसके न्यूज़ आती रहती हैं अटैक्स के बारे में। ISIS को ISIL भी बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया एंड इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड लेवेंट। देखिए लेवेंट जो है ना, लेवेंट जो वर्ड है वो लेवेंटे से बना है। लेवेंटे इटालियन वर्ड है, इटालियन वर्ड लेवेंटे का जो मीनिंग है वो ऐसा बताया जाता है कि दैट इज़ राइजिंग ऑफ द सन फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से सन को राइज करने के लिए लेवेंटे का वर्ड यूज इस्तेमाल करते हैं। ये जो रीजन है ना
ये बेसिकली ईस्टर्न मेडिटेरियन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये जो वर्ड है, दिस इज़ द लेवेंट, ये पूरा रीजन को लेवेंटे बोला जाता है, जिसमें कि आज के सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इसराइल और पैलेस्टीन रीजन और कुछ कुछ पार्ट टर्की का भी इस रीजन में मिलता है। ठीक, तो इस कंबाइंड रीजन को लेवेंटे बोला जाता है। और ईस्टर्न मेडिटेरियन, ये पूरा देखिए मेडिटेरियन सी है, दिस इज़ द कंप्लीट मेडिटेरियन सी, इसका कुछ हिस्सा है ये वाला और बाकी का इस तरफ आपको मिलेगा। और यहाँ के जो ये वाला रीजन है, ये यहाँ जो दिखा रखा है इस वाली फिगर में, दिस इज़ योर लेवेंट। तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखें तो रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, एक ऑप्शन ये है। रीजन अलॉन्ग द नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, नहीं। रीजन अलॉन्ग द पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, नहीं। एंटायर कोस्टल एरिया तो नहीं, एंटायर कोस्टल एरिया तो नहीं है। ईस्टर्न को बोला जाता है क्योंकि लेवेंट का मतलब ही खुद क्या है, लेवेंट का मतलब देखेंगे तो राइजिंग ऑफ द सन फ्रॉम द ईस्ट। तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर होना चाहिए इसके हिसाब से, अगर लेवेंट वर्ड पे जाते हैं तो, राइट। तो अगर अगला क्वेश्चन देखिए मैपिंग से था, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था तो क्वेश्चन आना लाजमी था, पता था क्वेश्चन तो आएगा, बट ये था कि क्वेश्चन कैसा आएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ लिया कि अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो देखिए अगर आप, मुझे लगता है सभी लोग इसको ठीक ही करके आए होंगे, अगर फिर भी मैप से देखें तो देखिए यहाँ पे ईरान है, ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, ये रीजन तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, दिस रीजन इज़ ताजिकिस्तान, नसा चाइना और उसके बाद पाकिस्तान। तो इट मीन्स कि यहाँ पे किर्गिस्तान और अजरबैजान ये दो कंट्रीज़ नहीं है। अजरबैजान किर्गिस्तान हटा दीजिए, तो 1 और 2 अगर जाता है तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर 1 और 2 को हम एलिमिनेट करते हैं तो 3, 4, 5 यानी सी इज़ द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में 1 और 2 को हटाइए, 3, 4, 5 यानी कि सी, 3, 4, 5 इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैपिंग का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था, सेंट्रल एशिया सभी लोग पढ़ के गए होंगे तो ये सभी ने क्रैक कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो मोनाजाइट से आया है। मोनाजाइट विद रेफरेंस टू इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए मोनाजाइट होता क्या है, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मिनरल्स है ना, दैट इज रेडिश ब्राउन फॉस्फेटिक मिनरल्स विच कंटेन्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट इसमें होते हैं और ये जो मोनाजाइट है ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है क्योंकि इसमें कुछ मतलब थोरियम काफ़ी मिलता है मोनाजाइट में, बहुत कम ट्रेसेस यूरेनियम के भी मिलते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन देखिए थोड़ा यूपीएससी ने यहाँ पे खेला है, कैसे कि मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, बिल्कुल ठीक है। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, ये बात भी ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड ठीक है। अब अवर करेक्ट पूछा है, मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन एंटायर कोस्टल सैंड्स। देखिए मोनाजाइट की अगर आप अकरेंस की बात करेंगे ना तो मोनाजाइट उड़ीसा में भी मिलता है, आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल और कुछ पोर्शन झारखंड का, एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो उन्होंने अपना डेटा निकाला उसके हिसाब से। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मोनाजाइट जो है वो आपको मिलेगा केरला की बीच सैंड में, काफ़ी फेमस है ये बीच सैंड, इसमें मोनाजाइट जैसे कि थोरियम निकाला जाता है और हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो केरला में तो लेकिन इन नॉट कंट्रीज, इन स्टेट्स में भी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इनमें भी मिलता है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया, गुजरात में तो नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी नहीं मिलता, ठीक है, आगे एक्सप्लोरेशन हो वो अलग बात है, बट अकर्स नेचुरली फिलहाल तो ऐसा नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट को आप गलत मान सकते हैं। अगर थर्ड गलत होता है तो आंसर बनता है 1, 2 और 4। अब देखिए फोर्थ अगर आप स्टेटमेंट देखें ना, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE, इसको पावर है मोनाजाइट को एक्सप्लोर करने की, प्रोसेस करने की और एक्सपोर्ट करने की। इसके अंदर इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, ठीक है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एक मिनी रत्ना कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है, PSU है, जो कि इसका एक्सप्लोरेशन और प्रोसेसिंग वर्क को लेती है और यही काम करती है इसके लिए। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन को सही माने। और फर्स्ट सेकंड क्योंकि बेसिक है, सोर्स ऑफ रेयर अर्थ एंड मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, तो ये दोनों तो बेसिक डिटेल्स हैं इसके बारे में, और फोर्थ को भी सही माने तो 1, 2 और 4 के हिसाब से ये B या फिर D होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही नहीं है तो थर्ड एलिमिनेट करके आंसर बनता है B, दैट इज़ 1, 2 और 4। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से हम बोल सकते हैं कि B आंसर इसका सही होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे देखी गई है। नदर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स। देखिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस का, तो अगर ये अर्थ का पोल है, उसको ठीक से बना लेते हैं। देखिए अर्थ है, उस इंक्लिनेशन है अर्थ का, ये इक्वेटोरियल रीजन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो अगर सन को देखें तो जब सन की रेज हैं तो जब एक इवेंट होता है दैट इज़ ऑन 22 ऑफ द जून, 22 जून को हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस, ये समर सॉल्स्टिस क्या है, देखिए जब अर्थ इस तरीके से इंक्लाइन हो कि नदर्न हेमिस्फेयर सन के पास हो, सदर्न हेमिस्फेयर सन से दूर हो, तो जो नदर्न हेमिस्फेयर जब सन के पास होगा तो जो ट्रॉपिक्स होंगे यानी कि ये रीजन
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उस पर वर्टिकली ओवरहेड सनरेज आकर के हिट करेंगी और ट्रॉपिक्स विल फॉर्म द वर्टिकली ओवरहेड सनरेज लिमिट्स। तो उसके बाद सनरेज एंगल पे आना स्टार्ट हो जाएंगी और यहाँ पे इस रीजन में अगर आप देखेंगे तो नदर्न हेमिस्फेयर में 22 जून, नदर्न हेमिस्फेयर इनके रीजन 22 जून को लॉन्गेस्ट डे कहलाएगा, जिसमें कि सन रेज काफ़ी देर तक इसके आसपास रहेंगी और इसी समर सोल्स्टिस को लॉन्गेस्ट डे बोलते हैं। 22 जून को ये होता है। लगभग ऐसे बोलते हैं कि 20th से लेके 22 जून तक ये पूरा एक मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा देर तक सनराइज रहती हैं, लेकिन जो लंबा दिन माना जाता है वो 22 को माना जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें ऑप्शंस देखें, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, सेकेंड ऑफ द मंथ ऑफ द जून, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई। तो देखिए जुलाई का तो सवाल ही नहीं है, जून में अब थोड़ा सा डिबेट है, तो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ या फिर फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर होना चाहिए सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून। तो यहाँ पे अगर हम इस कॉन्सेप्ट के तरह से जाएं तो हमारा आंसर बनना चाहिए बी, दैट इज सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, विद रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। गुच्ची एक करंट अफेयर में मैं काफ़ी था, ये पूछा गया है बेसिकली न्यूज़पेपर में, काफ़ी इसके बारे में आया था। ये एक तरह की फंगस होती है। तो देखिए ये फंगस काफ़ी महंगी होती है, लगभग अगर आप इसका प्राइस देखेंगे ना तो 10,000 से लेके 30,000 पर केजी। हाँ, काफ़ी महंगा है इसका ये प्राइस। तो इसके काफ़ी न्यूज़ में आने क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। इसमें काफ़ी तरह के वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कॉपर है, पोटेशियम है। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें हैं, इसकी वजह से काफ़ी महंगा होता है। तो क्वेश्चन ये है कि विद रेफरेंस टू द गुच्ची समटाइम मेंशन्ड इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is a fungus. It grows in some Himalayan forest areas, commercially cultivated in the Himalayan foothills of northeastern India. Which of the following statements are correct? तो देखिए यूपीएससी ने यहाँ पे करंट को थोड़ा सा लिंक कर दिया। इस क्वेश्चन को हम जैसे पढ़ा है तो उसके लिए काफ़ी आसान होगा, जैसे नहीं पढ़ा थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको गेस करना। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट वाले रीजन में पाया जाता है और अगर इसकी बात करें तो इसका एक साइंटिफिक नेम है, दैट इज मोरकेला, मोरकेला एस्क्यूलेंटा। मोरकेला एस्क्यूलेंटा इसको बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये काफ़ी स्पॉन्ज्ड होता है, स्पॉन्ज्ड है और इसके यूनिक फ्लेवर है, फ्लेवर इसके काफ़ी यूनिक है, तो उसकी वजह से काफ़ी महंगा है। तो फंगस है बिल्कुल ठीक है। और ये कॉनिफेरस जो हिमालयन फुटहिल्स हैं, मतलब हिमालयस के जो फुटहिल्स हैं उन रीजन में पाया जाता है। तो कुछ फॉरेस्ट में मिलता है और सभी जगहों पे नहीं मिलता। कांगड़ा रीजन है कश्मीर में, वहाँ मिलता है। मनाली रीजन है वहाँ मिलता है हिमाचल प्रदेश में। तो जम्मू वाले रीजन में, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है, यानी कि हिमालयन रीजन में, और मोस्टली इन्हीं रीजन में रिस्ट्रिक्टेड होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो मतलब आइस है ना, आइस को हटा करके, काफ़ी थिक लेयर्स को हटा के फिर जाके इसे लेना पड़ता है। अगर आप इसको देखें पिक्चर में, देखिए ये मशरूम है, काफ़ी मुश्किल से एक्सप्लोर करना और काफ़ी मेहनत करते हैं जो वहाँ के गरीब लोग, किसान लोग होते हैं, और वो इसे निकालने के लिए। तो ये अच्छा एक काफ़ी मेडिसिनल आप बोल सकते हैं एक इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर इसको काफ़ी एक्सप्लोर करने में मेहनत लगती है और एक काफ़ी ज़्यादा महंगा भी मिलता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फंगस है, ठीक है, ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, कमर्शियली कल्टिवेट। देखिए कमर्शियली कल्टिवेट नहीं किया जाता इसको, ये मोस्टली वाइल्डली ग्रो होता है, वाइल्ड ग्रोथ होती है इसकी, जैसे वीड्स ग्रो होती हैं। तो बस इसको लेकिन ढूंढना मुश्किल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं मिलता है, भी गलत। तो दो गलत फैक्ट दे रखे थे यूपीएससी ने यहाँ पे। तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड आउट है। तो ये तो ऑप्शन चला गया, बी चला गया, सी चला गया, और सॉरी बी चला गया एंड डी चला गया। तो बचा क्या? या तो ए है या फिर सी है। तो इट इज़ अ फंगस, बिल्कुल ठीक है। ग्रोज इन हिमालयन सम हिमालयन फॉरेस्ट, बिल्कुल ठीक है। हिमालय तो पूरा है ना स्ट्रेच। तो ये जो कांगड़ा और जो मनाली वाले रीजन है सिर्फ वही मिलता है हिमाचल प्रदेश में, और उसके ऊपर कश्मीर वाले रीजन में। तो इसका मतलब 1 and 2 इज द राइट आंसर। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी अबव आर नोन एज टी, जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे आपने जब टी के बारे में पढ़ा होगा तो स्टेट्स के बारे में पढ़ा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए टी ग्रोइंग एरियाज, मतलब ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन में आ जाता है। असम हो गया, देन वेस्ट बंगाल है, देन तमिलनाडु, देन केरला। ये तो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज माने जाते हैं टी के। और इसके बाद देखें तो कर्नाटका भी अच्छा खासा टी बना लेता है, फिर त्रिपुरा, एंड देन त्रिपुरा हो गया, और उसके बाद हम बात करें हिमाचल प्रदेश, ठीक है, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। तो इसका मतलब यहाँ पे असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, यानी कि असम भी है, तमिलनाडु है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए मेजर। और अगर माइनर में हम बात करें तो माइनर में कर्नाटका भी है, कर्नाटका लेकिन ऑप्शन में नहीं है। हिमाचल है, डेफिनेटली हिमाचल सही है। त्रिपुरा भी है, आंध्र प्रदेश, यस आंध्र प्रदेश भी आएगा, वो भी बनाता है। देखिए यहाँ पे मेजर माइनर नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है
अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। जनरली नोन एज मतलब कौन कौन सभी आ गया, मेजर भी आ गया, माइनर भी आ गया। तो मेजर भी माइनर भी इसका मतलब आंध्र प्रदेश भी है जहाँ पे टी ग्रो होती है, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल। तो ये इसका मतलब ओनली 1 नहीं, ओनली 2 नहीं, ओनली 3 नहीं, ऑल 4 स्टेट्स। तो इसमें देखें तो सभी टी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, कुछ कुछ टी सभी प्रोड्यूस होती है। राजस्थान दे देते तो गलत हो जाता, हरियाणा भी गलत हो जाता, गुजरात भी गलत हो जाता। तो हमें पता है टी एक ऐसी क्रॉप है जिसके लिए कंट्रोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और वो वाटर लॉगिंग नहीं ज़्यादा झेल पाता। वेल ह्यूमिड ड्रेन सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, रेनफॉल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो डी विल बी द राइट आंसर। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो रिजर्वायर से पूछ लिया और स्टेट्स, क्योंकि वही फिर से रिवर के ऊपर क्वेश्चन आ गया, थोड़ा डिटेल में आ गया और रिजर्वायर्स, रिवर के ऊपर जो रिजर्वायर्स हैं उनकी स्टेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए घाटप्रभा यहाँ पे तेलंगाना स्टेट में नहीं फ्लो करेगा। घाटप्रभा रिवर जो है अपने आप में ट्रिब्यूटरी है और घाटप्रभा के ऊपर ही घाटप्रभा रिजर्वायर है। जो घाटप्रभा रिजर्वायर है वो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में है। बेलगावी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें गांधी सागर, तो गांधी सागर चंबल रिवर पे है एमपी में, तो चंबल रिवर एमपी में ही है, बिल्कुल ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट। हाउ मेनी पेयर्स अबव आर नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए यहाँ पे पूछा है इन्होंने कि करेक्टली मैच जो हैं वो कितने पेयर हैं, मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में गलती हो सकती थी कि कई बार हम लिखते हैं करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। अब यहाँ पे गांधी सागर तो करेक्ट है मध्य प्रदेश में, घाटप्रभा करेक्ट नहीं है। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, अब देखिए इंदिरा सागर आप याद करिए, आपको थोड़ा सा ध्यान आएगा किस पे था, नर्मदा रिवर पे था। नर्मदा रिवर पे अगर इंदिरा सागर है तो नर्मदा रिवर तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और मध्य प्रदेश में है तो उसका मतलब आंध्र प्रदेश तो नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर थर्ड भी रॉन्ग है, मैथॉन की बात करेंगे तो मैथॉन जो रिजर्वायर है या मैथॉन डैम जिसे बोल सकते हैं आप, वो कोल सिटी में है, और कोल सिटी यानी कि धनबाद, कोल सिटी यानी कि धनबाद, और धनबाद हमें पता है झारखंड में, तो छत्तीसगढ़ तो गलत हो गया, ठीक है। और ये कौन सी रिवर पे है? दिस इज़ ऑन बराकार रिवर, दिस इज़ ऑन बराकार, BARAKAR, बराकार रिवर। तो इसका मतलब अगर देखें ऑप्शन में तो घाटप्रभा तेलंगाना में नहीं है, कर्नाटका में है, गलत। गांधी सागर ठीक है, MP में है। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में नहीं है, गलत। मैथॉन छत्तीसगढ़ में नहीं है, गलत। एक सही है, 3 गलत है। हाउ मेनी पेयर्स अबव आर नॉट करेक्टली मैच, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो 3 पेयर्स जो है नॉट करेक्ट हैं, एक पेयर जो है वो करेक्ट है, दैट इज़ गांधी सागर, ठीक है। तो गांधी सागर MP में, तो इसका मतलब आंसर हमारे यहाँ पे इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? सी। फैक्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा गलत होने के चांसेस थे क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था। हम लोग कई बार करेक्ट बोल के आ जाते हैं, जैसे ऊपर क्वेश्चंस देखिए, इसमें जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं जिसमें भी करेक्ट दिया हुआ है, तो थोड़ा करेक्ट नॉट करेक्ट को ध्यान में रख के हमको चलना है। ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इधर भी पूछा हुआ है विच ऑफ बॉर्डर्स, यहाँ भी बोला हुआ है कि लेवेंट कौन से रीजन में है। तो जब भी ये स्टेटमेंट करेक्टली मैच, यहाँ पे देखिए, तो जब भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं करेक्ट नॉट करेक्ट, थोड़ा सा हमको वहाँ पे अटेंटिव होके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सर्फेस ऑफ द अर्थ। लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम अर्थ सर्फेस एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए, अगर ये सन है और ये अर्थ सरफेस है तो पता है हमको 8000, 9000 हाइट, 12000 हाइट पे भी क्लाउड्स रहते हैं और नीचे भी क्लाउड्स रहते हैं, अलग अलग टाइप हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब सनराइज़ आती हैं, जब हमने हीट बजट पढ़ा है, तो जब सनराइज़ आएंगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे लगभग 50% हीट को, और जो 50% रेडिएशन है वही पहुंच पाएगी आगे। तो उसका ये तो बिल्कुल ठीक है। हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब बचा लेते हैं, वरना ये भी जाती तो ये भी हीटिंग वगैरह करती है अर्थ की, और सन से शॉर्ट वेव रेडिएशन निकलती है बाहर की तरफ, ठीक है। और अगर शॉर्ट वेव रेडिएशन बाहर की तरफ निकल रही हैं तो शॉर्ट वेव रेडिएशंस आगे जाएंगी तो क्लाउड्स उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, 50% आगे पहुंचेंगी। जब आगे पहुंचेंगी और यहाँ से अगर देखें अर्थ से, तो अर्थ से लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलती हैं। अभी होता क्या है, जो ऊपर क्लाउड्स है ना अर्थ के, ये इन रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। जब ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज करता है, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बोलेंगे, वो राइज करता है, जिसकी वजह से हॉट हाउस अर्थ बनती है, ठीक है। हॉट हाउस अर्थ मतलब पूरा गर्मी यहाँ पे हो जाती है। तभी देखिए जब क्लाउड्स होते हैं तो भपका रहता है, और जैसे रेनफॉल हो जाती है, जब ये क्लाउड हट जाएंगे, बारिशें हो जाएंगी, तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि ये हीट को ओवरऑल ट्रैप करके रख देते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि रिफ्लेक्ट कर देते हैं रेस को, एक इसीलिए ड्यूज भी नहीं बनती। ड्यूज के फॉर्मेशन के ना होना 2019 में भी UPSC ने पूछा है कि ड्यूज क्यों नहीं बनती, बिकॉज द रेज
emanating out of the earth, they get reflected by the cloud back, and these rays are trapped in the earth atmosphere in the form of heat, because of which the temperature of the atmosphere, T atmosphere, rises, because of which the heating overall happens. तो पहला ऑप्शन, हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट, ठीक है. लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमेनेटिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट. भाई एब्जॉर्प्शन नहीं है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना. तो रिफ्लेक्ट करेंगी तो बात वापस आएंगी, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा. तो ओवरऑल देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दूसरा ऑप्शन गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. तो करेक्ट पूछा इन्होंने हमसे, तो फर्स्ट हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ पे, अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन और क्लाउड्स में हीट बजट के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ें तो. ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व किया. तो यहाँ देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है. ठीक, तो जितने ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखिए इस पर एक क्वेश्चन और हमको पूछा है यूपीएससी ने, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन. राइस इंटेंसिफिकेशन कल्टीवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स इज प्रैक्टिस्ड. मतलब ऑल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग जिसमें प्रैक्टिस की जाती है, रिजल्ट्स इन, क्या उसके अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताइए. ठीक है, और ये करेक्ट, इसका मतलब सही आंसर हमें पता करना है. राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI टेक्निक, देखिए पहले होती क्या है, इसमें हम क्या करते हैं ना, जो अगर एक राइस फील्ड है, जनरली आप क्या करते हैं, राइस फील्ड में पूरा पानी भरा होता है राइस फील्ड में, ठीक है, और फिर सैपलिंग्स लगाई जाती हैं, और फिर उसमें क्योंकि वाटर की स्टैग्नेशन हो जाती है, स्टैग्नेंट वाटर होता है, स्टैग्नेंट वाटर खड़ा पानी जिसे बोलते हैं, उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है. जब बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है तो बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, गैसेस का एमिशन होता है और मीथेन गैस निकलती है. ठीक, तो ये जो टेक्निक है इसमें क्या करते हैं, इस टेक्निक में, ये कन्वेंशनल टेक्निक थी, नॉर्मल जो हम बात कर रहे हैं, जो SRI टेक्निक है उसमें क्या करते हैं, उसमें काफ़ी दूरी पर इनको लगाते हैं और पानी ऐसे फ्लडेड नहीं करते. जब जब रिक्वायरमेंट होती है इरिगेशन प्रोवाइड किया जाता है उतना कि बस सॉइल वेट हो जाए, दैट्स इट. और सैपलिंग लगाए जाते हैं डिस्टेंस में, लगभग 25 × 25 की डिस्टेंस में सैपलिंग को लगाया जाता है. तो सैपलिंग अगर डिस्टेंस पर लगेंगे तो सीड्स की जो क्वांटिटी ऑफ जो सीड्स हैं वो कम लगेगी, वाटर का भी रिक्वायरमेंट कम होगा. जब वाटर कम रहेगा स्टैग्नेशन भी कम होगा. अगर स्टैग्नेशन कम है, खड़ा पानी कम है, तो मीथेन का जो एमिशन है वो भी कम होगा. और क्योंकि पानी कम है, मीथेन का एमिशन कम है, इनपुट्स कम है, आउटपुट बढ़ता है यहाँ से, क्योंकि वेस्टेज कम होता है, तो यहाँ पे इसीलिए यील्ड विच इज़ आउटपुट बाय इनपुट, यील्ड भी इंक्रीज करती है. ठीक है, क्योंकि इस टेक्निक में एक स्पेशल बात ये भी कि इसमें मैन्योर का इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब नेचुरल मैन्योर का. फर्टिलाइज़र को अवॉइड करते हैं इसमें, इस टेक्निक में. और ग्रेन्स जो बनते हैं ना राइस के, उनका जो वेट है पर ग्रेन जो वेट है वो भी काफ़ी अच्छा होता है. तो जब पानी की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, क्योंकि राइस, शुगर केन, ये कैसी क्रॉप्स हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो जब पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो जो पानी के सोर्सेज हैं, जैसे कि इरीगेशन हम कर रहे हैं, तो हम जो ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं, मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी होता है ना. तो जब आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम रहेगी, मीथेन का प्रोडक्शन कम होगा, सीड्स की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस में इन्हें प्लांट किया जाता है. तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखेंगे तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, कि जो SRI टेक्निक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन, जिसमें कि जैसे ही पानी सूखता है उसको पानी दे दिया जाता है, फिर से पानी दे देंगे, फिर से सूखेगा. तो एक ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्निक्स को हम फॉलो करते हैं, जिससे कि पानी खड़ा ना रहे, जिससे मीथेन का एमिशन ना हो, सीड्स कम से कम रहें, कुछ दूरी पर लगे, और पानी कम है तो पानी की जो खपत है वो भी कम होगी, और इलेक्ट्रिसिटी जिसको पानी को प्रोड्यूस करने के लिए, पानी को पहुँचाने के लिए जो लग रही है, नॉट प्रोड्यूस करने के लिए, बेसिकली निकालने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, तो वो भी कम लगे. तो डी हम इसमें राइट आंसर मानेंगे. देखिए यूपीएससी के कुछ के लिए कुछ ओनली आईज की तरफ से प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि यूपीएससी 2023 के लिए एक वीडियो कोर्स है प्रारंभ के नाम से, फाउंडेशन कोर्स, जिसमें कि जनरल स्टडीज़ और सीसेट दोनों को ही कंबाइन करके पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि एक वेल प्लान शेड्यूल है. एनसीईआरटी के टेस्ट और वीडियोस इसमें दी जाएंगी, और प्री मेंस और उसके अकॉर्डिंगली उनके टेस्ट, उन सबको कवर किया जाएगा, उनकी वीडियोस दी जाएंगी. सीसेट के लेक्चर्स होंगे हर संडे को, और हर हफ्ते टेस्ट होगा, करंट अफेयर्स का भी, स्टैटिक्स का भी. और जो भी एक्स्ट्रा मार्क्स बूस्टर टॉपिक्स हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गया, इकोनॉमी बॉडीज़ हो गई,
करंट अफेयर्स हो गए, या फिर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनके बारे में बात की जाएगी। एस्से और आंसर राइटिंग क्लासेस भी उसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएंगी, आंसर राइटिंग की और एस्से की, और जो कि पढ़ने के बाद डाउट्स हमेशा आते हैं उनके वीकली डाउट सेशंस रहेंगे मेंटोर्स के साथ, मोस्टली संडेज या सैटरडेज को रहेंगे। और जीएस की बुकलेट्स भी आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। सीसेट की बात करें तो 50 आवर्स के लेक्चर्स रहेंगे और लगभग प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको हर लेक्चर के बाद क्वेश्चंस की। 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा फुल लेंथ टेस्ट का। मेंस 2023 की बात करें, जो लोग मेंस लिखेंगे नेक्स्ट ईयर, और इसमें मेंस 2022 की भी बात की जा रही है, तो जो लोग मेंस अगले साल लिखने वाले हैं 2023 में, उनके लिए ऑप्शनल के लिए PSIR, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इनके लिए वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसे गाइडेंस प्रोग्राम भी है जिसमें कि 15+ आवर्स के क्लासरूम प्रोग्राम को एक कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें कैसे ऐसे को अप्रोच करना है उसकी क्लास में प्रैक्टिस की जाएगी, और साथ में 6 टेस्ट आपके ऐसे को इवेल्यूएट करने के लिए रखे जाएंगे, और उसके बेसिस पे आपको फीडबैक दिया जाएगा मेंटोर्स के द्वारा। जो लोग 2022 में ये प्रीलिम्स करके अपना मेंस लिखने वाले हैं, क्रैश कोर्स उनके लिए 2022 में इसी साल अभी कुछ दिनों बाद स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें 60 डेज़ का प्लान शेड्यूल रहेगा और क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा ऑफलाइन, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो रेलिवेंट हैं अगले 5 से 7 सालों के, वो डिस्कस किए जाएंगे, और आंसर राइटिंग क्लासेस रहेंगी अलग से, और ऐसे को भी डिस्कस किया जाएगा फुल डिटेल में कैसे अप्रोच करना है। जिन लोगों को भी दिक्कत है उन लोगों को सबको अलग से मेंटोरशिप दी जाएगी, और स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपीज़ में आपको पहले से ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और हर एक पर्टिकुलर चीज़ पे मेंटोरशिप मिलेगी, चाहे वो आंसर्स को अप्रोच करना हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, या फिर वो टाइम मैनेजमेंट हो। और उसमें डेली लगभग आपके 7 मेंस के क्वेश्चंस 1 घंटे में आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, और मेंटोर के साथ जूम सेशन रहेंगे अगर आप नहीं आ सकते बार ऑफलाइन सेंटर पे, और लगभग 8 वीकली टेस्ट रहेंगे फुल लेंथ, जिसकी डिटेल्ड एवेल्यूएशन कराई जाएगी, और आंसर बाय आंसर आपको फीडबैक दिया जाएगा, और 5 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे एस्से के भी, जिससे कि आपका जीएस पेपर 4 और 1 एस्से पेपर कवर होगा, जिससे कि आप यूपीएससी में बैठने से पहले कंप्लीटली कॉन्फिडेंट फील करें। और अलग से ऐसे प्रोग्राम जिसके बारे में मैंने बात करी वो तो रहेगा ही, जिसमें एस्से के अलग से 6 टेस्ट होंगे और उनको इवैल्यूएट करके आपको फीडबैक दिया जाएगा और मेंटोरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये नीचे जो एड्रेसेस हैं इस पर आप बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।